गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। आज हम लोग अपने लेक्चर 4 पे आ चुके हैं। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर्स में थ्योरी पढ़ी है। ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, बेसिक टर्म्स पढ़े हैं हमने अपने अकाउंटिंग के। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली स्कोप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को समझा था, अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है। लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोगों ने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रखे हैं, अब हम लोग उसको क्या करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास जब मैंने एंड करी थी तो मैंने एक एग्जाम्पल कराया था, तो आज हम लोग और एग्जाम्पल्स करने वाले हैं बहुत सारे, जिससे कि हमारा क्या होगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स जो है वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। और जब आप लोग प्रैक्टिकल में उतरेंगे ना, जब आप लोग प्रैक्टिकल में उतरेंगे तो देखिएगा आप लोगों को कितना पॉजिटिव फीलिंग आएगी। आप लोगों को लगेगा कि सब चीजें इतनी आसान है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी में इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, थ्योरी में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि जब हमारा प्रैक्टिकल आएगा ना तो प्रैक्टिकल हमें बहुत ईजी लगेगा। तो चलो जी, आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते जाइएगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने कराया था, उसको मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, और यहां से मैं एग्जाम्पल नंबर 2 शुरू करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 शुरू करता हूँ। तो जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ नोट करना है। तो कैश परचेस मैंने कर रखी है 5 लाख रुपीस की। क्रेडिट परचेस मैंने करी है 3 लाख रुपीस की। परचेस ऑफ मशीन्स मैंने कर रखी है 2 लाख रुपीस की। परचेस रिटर्न मैंने कर रखा है 40,000 रुपीज का। ठीक है, परचेस रिटर्न जो होता है वो किसका होता है, गुड्स का होता है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं तो हम लोग उसे गुड्स का रिटर्न मान लेते हैं। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कैलकुलेट टोटल परचेस, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं ग्रॉस परचेस एंड नेट परचेजेस। ठीक है, कैलकुलेट टोटल परचेस एंड नेट परचेजेस। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल परचेस। ठीक है, टोटल परचेस के लिए मैं क्या करता हूं, कैश परचेस मैंने लिख लिया, कैश परचेस मैंने कितना कर रखा है, और क्रेडिट में परचेस मैंने कितना कर रखा है, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, टोटल परचेस। तो कैश परचेस जो मैंने कर रखा है वो कितना है, 5 लाख रुपीस का। कैश परचेस मेरा है 5 लाख रुपीस का, और क्रेडिट परचेस है मेरा 3 लाख रुपीस का। तो मेरा टोटल परचेस कितना आ जाएगा, टोटल परचेस मेरा कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपीस का। 8 लाख रुपीस का मेरा क्या हो जाएगा, टोटल परचेस। सर जो ये परचेज ऑफ मशीन्स दे रखा था आपने, वो तो लिया ही नहीं बच्चे। परचेज ऑफ मशीन्स क्या होता है, हमारा एसेट्स होते हैं। एसेट्स को परचेज करने को हम लोग गुड्स का परचेज नहीं मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग एसेट के परचेज को अपने परचेजेस में नहीं लेंगे। ठीक है, अपने परचेजेस में हम लोग किसके परचेज लेते हैं, सिर्फ गुड्स का परचेज। ठीक है, सिर्फ वो गुड्स का परचेज जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया, टोटल परचेज। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। फिर हमसे क्या कहते हैं, नेट परचेज निकालो। नेट का मतलब क्या होता है, जो भी हमने परचेज करा और वापस क्या कर दिया, वो हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। जो भी हमने परचेज करा और क्या हमने वापस करा वो हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो हमने क्या करा, यहां पे लिख दिया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को मैंने एक और नाम बताया था, हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को और हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। तो मेरा जो परचेज रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा हुआ है वो कितना है, 40,000 रुपीज का। ठीक है, 40,000 रुपीज का मेरा क्या है, परचेज रिटर्न दे रखा हुआ है। तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट परचेज कितना आ जाएगा, 7,60,000। तो मेरा नेट परचेज जो आया वो कितना आया, 7,60,000 रुपीज का आ गया। सर हमें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छी बात है बच्चे, अच्छी बात है। तो चलो हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को करते हैं। इस बार क्या दे रखा हुआ है, कैश सेल्स
रुपीज 6 लाख की 6 लाख रुपीज की कैश सेल्स दे रखी हुई है। क्रेडिट में जो सेल्स करी है, क्रेडिट सेल्स जो दे रखी है, क्रेडिट सेल्स जो दे रखी है वो हमारी कितनी है, 2 राम, क्रेडिट सेल्स 2 राम रुपीज 2 लाख, क्रेडिट सेल्स 2 राम रुपीज 2 लाख, टू मोहन रुपीज 5 लाख, टू सोहन रुपीज 1,50,000, सेल्स रिटर्न फ्रॉम राम, सेल्स रिटर्न फ्रॉम राम रुपीज 30,000, collection from मोहन रुपीज 2,80,000, ठीक है। उसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम सोहन रुपीज 60,000, कैश कलेक्टेड फ्रॉम सोहन रुपीज 60,000 एंड डिस्काउंट allowed टू सोहन रुपीज 5,000, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड टू सोहन रुपीज 5,000। तो सर आपने तो इतना सारा लिखा दिया। हाँ बच्चे, अभी तो मैंने थोड़ा ही सा लिखवाया। अब चलो लिखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट करना है वो हम लोग क्विकली लिखते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है वो भी हम लोग क्विकली लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट ए टोटल सेल्स। हमें इस क्वेश्चन में टोटल सेल्स निकालनी है। फिर हमें ये निकालना है कि हमारी नेट सेल्स कितनी है, हमारी नेट सेल्स कितनी होगी। फिर हमें निकालना है अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम एट द एंड, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम एट द एंड। फिर अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोहन एट द एंड, और टोटल डेटर्स एट द एंड। तो हमें ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, टोटल सेल्स निकालनी है, नेट सेल्स निकालनी है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम, मोहन एंड सोहन एट द एंड निकालना है, और टोटल डेटर्स एट द एंड निकालना है, ठीक है। सर आपने तो इतना सारा लिखा दिया, हमें इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया। कोई बात नहीं, सब बहुत ईजी सा है। अभी मैं कराऊंगा, सब कुछ आ जाएगा। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या, कैश टोटल सेल्स निकालनी है। टोटल सेल्स हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो टोटल सेल्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा सबसे पहले कैश सेल्स। मेरी कैश सेल्स कितनी है, तो कैश सेल्स मैंने अगर देखा, मेरी कैश सेल्स निकल के आ रही कितना, 6 लाख रुपीज की, ठीक है। 6 लाख रुपीज की मेरी क्या है, कैश सेल्स है। फिर मैंने देखा कि मेरी क्रेडिट सेल्स है, और क्रेडिट सेल्स मैंने 3 लोगों को कर रखा है। क्रेडिट सेल्स जो मैंने कर रखी है वो मैंने 3 लोगों को कर रखी है। तो मैं तीनों का नाम लिखता हूँ, ठीक है। मैं तीनों का नाम लिखता हूँ। तो क्रेडिट सेल्स में मैंने किसको करी है, एक राम को करी है, एक मोहन को करी है, और एक सोहन को कर रखी है, ठीक है। 3 लोगों को मैंने सेल्स करी है, ठीक है। 3 लोगों को सेल्स करी। अगर मैं इनको कलेक्टिवली मैं क्या बोलता था, डेटर्स बोलता था। ये मेरे क्या हो जाते हैं, बिजनेस के डेटर्स, जिनको मैं क्रेडिट में सेल करता हूँ। तो मैंने कितनी सेल कर रखी है, 2 लाख रुपीज की राम को, 5 लाख रुपीज की मोहन को, और 1,50,000 रुपीज की सोहन को। अगर मैं टोटल सेल्स देखता हूं तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 14,50,000 रुपीज की मेरी क्या हो गई, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मेरी कितनी हो गई, 14,50,000 रुपीज की। फिर मेरे से बोलता है क्वेश्चन की नेट सेल्स निकालो। नेट सेल्स के लिए बच्चे मैंने क्या बताया था, मैंने जितनी टोटल सेल्स करी है, अगर मैं उसमें से रिटर्न्स अपने माइनस कर दूं, तो मेरी नेट सेल्स आ जाएगी,
ठीक है। मैंने एक्चुअल कितनी सेल्स करी वो मेरे को पता चल जाएगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर टोटल सेल्स मेरी दे रखी है, टोटल सेल्स में से मेरे को क्या माइनस करना है, सेल्स रिटर्न। तो मैं अगर नेट सेल्स लिखना चाहूं तो नेट सेल्स लिखना चाहूं तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो मेरी टोटल सेल्स कितनी है, 14,50,000 रुपीज की, ठीक है, 14,50,000 रुपीज की। और सेल्स रिटर्न सिर्फ किससे हुआ, मेरे पास राम से, ठीक है। राम से 30,000 रुपीज का सेल्स रिटर्न हुआ है। तो मेरी जो नेट सेल्स निकल के आई वो कितनी आ गई, 14,20,000 रुपीज की। नेट सेल्स मेरी कितनी निकल के आ गई, 14,20,000 रुपीज की। फिर हमसे क्वेश्चन क्या कहता है कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम एट द एंड निकालना है, ठीक है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम एट द एंड। तो चलो भाई इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम एट द एंड। अमाउंट ड्यू फ्रॉम राम एट द एंड मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ये लिखा कि मैंने कितनी सेल्स करी है राम को। तो सेल्स टू राम मैंने देखा, सेल्स टू राम मैंने कितनी करी है, 2 लाख रुपीज की। राम को सेल्स करी है 2 लाख रुपीज की। और उसमें से उन्होंने क्या करा है, 30,000 रुपीज की सेल्स रिटर्न कर दी है। 30,000 रुपीज की सेल्स रिटर्न कर दिया। तो मेरी नेट सेल्स कितनी निकल के आई राम को, 1,70,000 रुपीज की, ठीक है। और राम ने अभी तक मेरे को कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। राम ने अभी तक मेरे को कोई भी पैसे नहीं दिए। तो ये टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकल आ जाएगा राम के पास से, ठीक है। मेरे को राम से कितना रिसीव करना है, 1,70,000 रुपीज, ठीक है। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड निकालना है, ठीक है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड निकालना है। तो चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड। अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड। तो मैंने ये देखा कि मैंने सेल्स कितनी कर रखी है मोहन को, सेल्स टू मोहन, सेल्स कितनी कर रखी है मैंने मोहन को, 5 लाख रुपीज की, ठीक है। 5 लाख रुपीज की मैंने सेल्स कर रखी है। और मैंने कलेक्शन कितना करा है मोहन से, मैंने कलेक्शन कितना करा है मोहन से वो भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं। मैंने अगर कलेक्शन देखूं अपना तो कलेक्शन निकल के आ रहा है मेरा। अगर मैं कलेक्शन देखूं तो कलेक्शन फ्रॉम मोहन दे रखा हुआ है 2,80,000 रुपीज का, ठीक है। 2,80,000 रुपीज का कलेक्शन हो चुका है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया कि कलेक्शन फ्रॉम मोहन कितना करा है, 2,80,000 रुपीज का। तो मेरा कितना बचा अमाउंट आउटस्टैंडिंग, 2,20,000 रुपीज, ठीक है। मैंने सेल्स कितने की करी थी मोहन को, 5 लाख की, उसमें से 2,80,000 रुपीज मेरे को मिल गया। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना बचा है, मेरे को मोहन से कितना रिसीव करना है, 2,20,000 रुपीज, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, 5th पार्ट, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोहन एट द एंड। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोहन एट द एंड। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोहन एट द एंड। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, अपनी सेल्स कितनी करी है सोहन को सेल्स कितनी कर रखी है। तो सेल्स टू सोहन जो दे रखी हुई है वो है 1,50,000 रुपीज का, ठीक है। 1,50,000 रुपीज का सेल्स कर रखा है मैंने सोहन को। फिर मैंने कुछ कलेक्शन करा है, ठीक है। कलेक्शन करा है सोहन से, तो कलेक्शन फ्रॉम सोहन कितना करा है मैंने, 60,000 रुपीज का कर रखा है, ठीक है। 60,000 रुपीज का मैंने क्या कर रखा है, कलेक्शन कर रखा है सोहन से, ठीक है। और 60,000 का जब उसने पेमेंट करा था, 60,000 का जब उसने पेमेंट करा था तो मैंने उसको 5,000 रुपीज का मैंने क्या करा, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। मैंने उसे क्या करा, जब उसने पेमेंट करा 60,000 का तो मैंने उसे 5,000 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। 5,000 रुपए का मैंने क्या करा, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो डिस्काउंट जो अलाउ किया वो भी मेरे को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है, 5,000 रुपीज का। तो मेरे को नेट में कितना रिसीव करना है सोहन से, अगर मेरे को नेट पे कितना रिसीव करना है सोहन से अगर मैं निकालूं तो ये कैसे निकल के आएगा, 1,50,000 माइनस 60,000 माइनस 5,000, तो कितना निकल के आया, 85,000, ठीक है। तो मेरा इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना अमाउंट अभी 85,000 रुपीज मेरे को अभी किससे, सोहन से रिसीव करना है। अगर मैं अपना लास्ट पार्ट देखूं तो मेरे से क्या पूछ रखा है,
टोटल डेटर्स एट द एंड, टोटल डेटर्स एट द एंड, टोटल डेटर्स एट द एंड मेरे को निकालना है। टोटल डेटर्स में अगर मैं देखूं तो मेरा राम से आउटस्टैंडिंग बचा था, राम से जो मैंने आउटस्टैंडिंग निकाला था वो कितना निकाला था, 1,70,000 रुपीज, 1,70,000 रुपीज मैंने राम से निकाला था। मोहन से मैंने निकाला था, मोहन से जो मैंने निकाला था वो कितना है, 2,20,000 रुपीज, ठीक है। फिर मैंने सोहन से जो निकाला था, सोहन से जो निकाला था वो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 85,000 रुपीज, ठीक है। 85,000 रुपीज क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, टोटल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स कितना आउटस्टैंडिंग है, अगर मैं इन तीनों का एग्रीगेट निकाल लूं, अगर मैं इन तीनों का एग्रीगेट निकाल लूं तो कितना आ जाएगा, 4,75,000 रुपीज। मतलब कि इन टोटैलिटी मेरे को अभी 4,75,000 रुपीज रिसीव करना है अपने डेटर्स से, ठीक है। अपने डेटर्स से कितना रिसीव करना है, 4,75,000 रुपीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया, ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कर लिया। तो चलो बच्चे हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मैंने किससे किससे कर रखा है, एक हमारे एक्स है, एक हमारे वाई है और एक है जेड। तो एक्स से मैंने जो परचेज करा वो करा है 7 लाख रुपीज का, वाई से जो परचेज करा है वो करा है 4 लाख रुपीज का, और जेड से जो परचेज करा है वो करा है 8 लाख रुपीज का, ठीक है। इन तीनों से मैंने क्या करा है, क्रेडिट में परचेज कर रखा है। क्रेडिट में जिससे परचेज करते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपने क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बोल देते हैं। तो एक्स वाई जेड मेरे क्या है, क्रेडिटर्स है। उसके मैंने लिखा कि फर्म पेड रुपीज 80,000 टू एक्स, फर्म पेड रुपीज 80,000 टू एक्स। फिर मैंने लिखा फर्म पेड रुपीज 2,50,000 to Y and received discount of rupees 10,000, ठीक है, and received discount of rupees 10,000 firm paid rupees 5 lakh to Z and received discount of rupees 30,000 from Z. Firm returned goods costing firm returned goods costing rupees 25,000 to Z, ठीक है। तो फर्म रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 टू Z। और क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है, कैलकुलेट अमाउंट ड्यू टू A X Y Z at the end, अमाउंट ड्यू टू X Y Z at the end। और दूसरा क्या है, टोटल क्रेडिटर्स एट द एंड। सर ये आपने इतना इजी सा क्वेश्चन मेरे को लिखवा दिया, मेरे तो हाथ दौड़ रहे हैं इसको करने के लिए, मेरे तो हाथ सर दौड़ रहे हैं, मेरे तो हाथ रुक ही नहीं रहे। मैं इस क्वेश्चन को मैं अपने आप को इस क्वेश्चन को करने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। तो रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ, मेरे को करा लेने दो। आप लोग मेरे साथ साथ चलिए, ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ चलिए। तो जैसे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, हमने क्रेडिट परचेज करी है एक्स वाई और जेड से, ठीक है, 7 लाख 4 लाख और 8 लाख रुपीज की। फिर फर्म ने क्या करा है, 80,000 रुपीज एक्स को पे कर दिया, ठीक है, फर्म ने 80,000 रुपीज एक्स को पे करा। फिर फर्म ने वाई को 2,50,000 रुपीज पे करा। जब उसने फर्म ने 2,50,000 रुपीज पे करा वाई को, तो वाई ने हमें क्या करा, 10,000 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। जब फर्म ने 2,50,000 रुपीज वाई को पे करा
तो वाई ने 10,000 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। फिर फर्म ने 5 लाख रुपीज का पेमेंट करा किसको, जेड को। तो जेड ने हमें 30,000 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। जेड ने हमें कितना डिस्काउंट अलाउ करा, 30,000 रुपीज का। और फर्म ने कुछ गुड्स रिटर्न करे 25,000 रुपीज के किसको, जेड को, ठीक है। कैलकुलेट करना है हमें अमाउंट ड्यू टू एक्स, वाई एंड जेड एट द एंड और टोटल क्रेडिटर्स एट द एंड, ठीक है। चलो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फर्स्ट का ए, अमाउंट ड्यू टू एक्स। तो अमाउंट ड्यू टू एक्स अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स। मैंने एक्स से कितना परचेज कर रखा है, 7 लाख रुपीज का, ठीक है। 7 लाख रुपीज का परचेज करा और मैंने कितना पे करा है, पेड टू एक्स मैंने कितना करा है, 80,000 रुपीज, ठीक है, 80,000 रुपीज। तो 6,20,000 रुपीज अभी भी मेरे को इसको पे करना है, एक्स को पे करना है। 6,20,000 रुपीज का मेरे को पेमेंट करना है किसको, एक्स को, ठीक है। चलो जी, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, अमाउंट ड्यू टू वाई एट द एंड निकालना है। अमाउंट ड्यू टू वाई एट द एंड मेरे को निकालना है। तो चलो जी, ये भी निकाल लेते हैं, अमाउंट ड्यू टू वाई। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा कि मैंने कितनी परचेज करी है। तो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वाई, अगर मैं देखूं तो मैंने कितना परचेज करा है, 4 लाख रुपीज का मैंने क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है। 4 लाख रुपीज का मैंने क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है वाई से। और मैंने कितना कैश पे करा, कैश पेड टू वाई। तो मैंने 2,50,000 रुपीज का मैंने पेमेंट कर दिया। और जब मैंने 2,50,000 रुपीज का पेमेंट करा तो वाई हमसे इतना खुश हो गया कि उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो गया मेरा, 10,000 रुपीज का मेरे को डिस्काउंट मिला। तो मेरे को अब नेट में कितना पे करना है वाई को, 1,40,000 रुपीज, ठीक है। 1,40,000 रुपीज का मेरे को नेट में पेमेंट करना है। तो चलो जी और आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अमाउंट ड्यू टू जेड एट द एंड निकालना है मेरे को। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम जेड, कितना मैंने परचेज कर रखा है जेड से, कोई मेरे को बता सकता है, 8 लाख रुपीज का, ठीक है। 8 लाख रुपीज का मैंने परचेज करा। फिर मैंने ये देखा कि मैंने कितना कैश पे करा है, कैश पेड टू जेड। कैश मैंने कितना जेड को पे कर रखा है, 5 लाख रुपीज का। 5 लाख रुपीज का मैंने कैश पे करा है किसको, जेड को। फिर उसने क्या करा, जब मैंने 5 लाख रुपीज का कैश पे करा तो वो जेड इतना खुश हो गया कि उसने मेरे को डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट कितने रुपीज का दे रखा है, कितने रुपीज का डिस्काउंट दे रखा है, 30,000 रुपीज का, ठीक है। 30,000 रुपीज का, 30,000 रुपए का डिस्काउंट दे रखा है, 30,000 रुपीज। फिर मैंने क्या करा, कुछ परचेज रिटर्न करें, मैंने कुछ क्या करा है, गुड्स रिटर्न करें जेड को। मैंने क्या करा है, जेड को कुछ गुड्स रिटर्न करें। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये परचेज रिटर्न हो गया, ठीक है। परचेज रिटर्न को मैंने एक और नाम बताया था, क्या, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड मैंने बताया था, क्या, परचेज रिटर्न का नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। तो चलो जी, रिटर्न आउटवर्ड कितना कर रखा है, 25,000 रुपीज का। 25,000 रुपीज का क्या करा, रिटर्न आउटवर्ड करा है। तो नेट अमाउंट कितना पे करना है मेरे को जेड को, अगर नेट अमाउंट मैं निकालूं तो 8 में से 5 लाख गया, प्लस 30,000 और प्लस 25,000। अगर मैं तीनों को माइनस करता हूं तो मेरा नेट निकल के आता है 2,45,000 रुपीज। अभी भी मेरे को क्या करना है, जेड को पे करना है। 2,45,000 मेरे को क्या करना है, जेड को पे करना है। फिर मैंने डी लिखा, टोटल क्रेडिटर्स एट द एंड। तो क्वेश्चन कहता है इन टोटलिटी बता दो भैया कितना क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, तो एक्स वाई जेड। एक्स को मेरे को पेमेंट करना है अभी कितना, 6,20,000 रुपीज का, ठीक है। 6,20,000 रुपीज का एक्स को पेमेंट करना है। 2,45,000 रुपीज का, 2,45,000 रुपीज का जेड को करना है।
और 1,40,000 रुपीज का 1,40,000 रुपीज का किसको करना है, वाई को करना है। तो मेरा इन टोटलिटी कितना निकल के आ गया, अगर मैं टोटल करता हूँ इसका, अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये मेरा निकल के आ रहा है 10,05,000 रुपीज का पेमेंट मेरे को करना है, किसको, क्रेडिटर्स को, इन टोटलिटी। ठीक है, इन टोटलिटी मेरे को इतना पेमेंट करना है। तो सर हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अच्छी बात है बच्चे, अच्छी बात है। तो इसी के साथ मेरा एक नोट लिखो आप लोग। ठीक है, एक नोट लिखो कि जैसे कि ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। इस बिजनेस में मैं क्या करता हूं, कुछ परचेज करके लाता हूं। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लो क्विकली। तो मैं बिजनेस में कुछ परचेज करके लाता हूं। ठीक है, मैं कुछ बिजनेस में परचेज करके लाता हूं, और जो ये परचेज करी है मैंने, जो ये परचेज करी वो मैंने किस में करी है, क्रेडिट पे। ठीक है, क्रेडिट पे परचेज करी है। और जब मैं इसका पेमेंट करता हूं, ठीक है, जब मैं इसका पेमेंट करता हूं तो मैं क्या करूंगा, कैश देता हूं और मेरे को कुछ डिस्काउंट रिसीव होता है। ठीक है, जो ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो मेरे को डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, ये मेरे बिजनेस के लिए क्या होती है, कि इनकम होती है। ठीक है, ये बिजनेस के लिए मेरी क्या इनकम होती है। क्यों इनकम क्यों होती है सर? बच्चे सोचो, जरा सोचो। मेरे को पेमेंट किसी को करना था पहले, लेट्स टेक 2 लाख रुपीज का। ठीक है, 2 लाख रुपीज का पेमेंट करना था, और मेरे को पता चला कि 2 लाख रुपीज का जो पेमेंट करना है, मैंने उसको 1,90,000 में ही वो सेटिस्फाइड है। अगर मैं उसको 1,90,000 रुपए दे देता हूँ आज, तो वो कह रहा है कि मैं आपको 10,000 का डिस्काउंट दूंगा। तो अल्टीमेटली मेरे को 10,000 का बेनिफिट मिल रहा है ना, 10,000 का मेरे को बेनिफिट मिल रहा है ना, कि मेरे को 10,000 रुपए उसको कम पे करने पड़ रहे हैं। मेरे को वो 10,000 रुपए उसको कम पे करने पड़ रहे हैं। ये मेरे लिए क्या इनकम है। पहले मेरे को 2 लाख पे करने थे, अब अगर मैं 1,90,000 भी पे करता हूं तो हमारा जो सप्लायर है, हमारा जो क्रेडिटर, वो सेटिस्फाइड है। तो 10,000 जो मेरे को कम पे करने पड़े, वो मेरे लिए क्या है, इनकम है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, मेरे लिए इनकम होता है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा हमें कब मिलेगा, हमेशा हमें कब मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हमें कब मिलेगा, जब हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। क्रेडिटर्स को पे करते हैं, क्रेडिटर्स को पे करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव हमें कब मिलता है, क्रेडिटर्स को पे करते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं, जब सेल्स करते हैं, ठीक है, जब हम लोग सेल्स करते हैं, लेट्स टेक हमने सेल्स करी क्रेडिट पे। ठीक है, आज हमें क्या हुआ, पैसे की कुछ जरूरत पड़ी, तो हमने अनाउंस किया कि जो भी कस्टमर हमें विद इन अ वीक पेमेंट करेगा, हम उसको कुछ डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो एक कस्टमर मेरे पास कैश लेकर आ गया कि भैया मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, आप कैश ले लो और मेरे को डिस्काउंट अलाउ कर दो। तो जो भी हम लोग सेल्स पे डिस्काउंट अलाउ करते हैं, उसको हम लोग डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, और वो हमारा क्या हो जाता है, बिजनेस का एक एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, बिजनेस का हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। सर एक्सपेंस कैसे हुआ, चलो मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं। जो मैंने क्या करा, लेट्स टेक कि 2 लाख रुपीज की सेल करी। ठीक है, 2 लाख रुपीज की सेल करी। 2 लाख रुपीज की सेल में अब मेरे को क्या हुआ, आज मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने कस्टमर को बोला कि भाई पेमेंट कर दो, मैं आपको डिस्काउंट अलाउ करूंगा। तो कस्टमर ने क्या बोला, कस्टमर ने ये बोला कि मेरे पास सिर्फ 1,90,000 रुपीज ही है आज की डेट में। तो मैंने ये बोला कि भाई 1,90,000 रुपीज मेरे को दे दो, मैं आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दूंगा। तो कस्टमर को 2 लाख रुपए की जगह 1,90,000 रुपए ही देने पड़े, और हमने 10,000 रुपए कम लेने के लिए इनकार कर लिया, मतलब लेस पेमेंट हमने एग्री कर लिया कि हम लोग लेस पेमेंट लेंगे तो हम लोग सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, हम लोग सेटिस्फाइड होंगे। तो जो हमने डिस्काउंट ये अलाउ करा है, जो हम लोगों ने ये डिस्काउंट अलाउ करा है, वो हमारा बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, बिजनेस का एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा हमेशा किस पे होगा, डेटर्स पे। ठीक है, डेटर्स पे। तो बच्चे ये दो वर्ड्स को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हमारा किससे रिलेटेड होता है, सेल से रिलेटेड होता है, डेटर्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हमारा किससे होता है, सेल से रिलेटेड होता है और डेटर से रिलेटेड होता है। और जो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो परचेजेस से रिलेटेड होता है और क्रेडिटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये आगे चल के बहुत आएंगे, बहुत बार आएगा। ठीक है, आगे चल के बहुत बार आएगा। तो बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी डिस्काउंट रिसीव्ड को अपनी एक्सपेंस मान लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड को अपना एक्सपेंस मान लेते हैं, और डिस्काउंट अलाउड को अपना इनकम मान लेते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, आपके साथ शब्दों से खेलेगा,
देखो बच्चे, पेपर टफ नहीं आता है, एग्जामिनर क्या करेगा, लैंग्वेज क्वेश्चन की घुमा देता है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट कर देगा और आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। हमें लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी होगी जिससे कि पेपर हमारा इजी हो जाए, ठीक है, जिससे हमारा पेपर इजी हो जाए। तो ये हमने क्या पढ़ा, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अच्छा, जो ये दोनों डिस्काउंट होते हैं, पता है, जो ये दोनों के दोनों डिस्काउंट होते हैं, जो दोनों के दोनों डिस्काउंट होते हैं, ये दोनों के दोनों मेरे क्या होते हैं पता है, कैश डिस्काउंट होता है। अच्छा सर, आपने क्या कॉन्सेप्ट लिंक कर दिया, ये कैश डिस्काउंट होते हैं, ये बच्चे हमारे कैश डिस्काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, कैश डिस्काउंट होते हैं, ठीक है सर, ठीक है, हमें सब कुछ समझ में आ गया। तो चलो अच्छी बात है बच्चे, अच्छी बात है। तो आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, जिससे कि हमेशा के लिए, आगे के लिए आपको ये चीज याद रहे। तो चलो बच्चे, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5। सो नोट करते हैं, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 10 lakh। Goods sold to Mohan on credit for rupees 10 lakh. Cash received from Mohan. Rupees 7 lakh. Discount allowed to Mohan. Discount allowed to Mohan, rupees 20,000. Sales return from Mohan, rupees 50,000. During 2019, Mohan became insolvent. During 2019, Mohan became insolvent and only 30% of the amount could be recovered, ठीक है। Only 30% of the amount could be recovered, ठीक है, 30% of the amount could be recovered। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ कि हमने कुछ मोहन को गुड्स सेल करें, क्रेडिट पे 10 लाख रुपीस की सेल करी है, उसमें से 7 लाख रुपीस रिसीव हो गए, और जब 7 लाख रुपीस रिसीव हुए तो हमने क्या करा, डिस्काउंट अलाउ करा है मोहन को। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे साथ खेल रहा है, डिस्काउंट अलाउ लिख लिया है। और हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस करा था, जो हम लोग डिस्काउंट अलाउ करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को ट्रीट करते हैं। अब भैया डिस्काउंट अलाउड जो हमारा था, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जैसे कि इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में, सॉरी, डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को ट्रीट करते हैं, और डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउ कर दिया जब उसने 7 लाख का मेरे को पेमेंट करा। फिर उसने क्या करा है, कुछ सेल रिटर्न भी मेरे को कर दिया 50,000 रुपीज का। और क्या हुआ, ड्यूरिंग 2019 मोहन बिकम इंसॉल्वेंट मतलब उसका दिवालिया निकल गया, ठीक है, वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसे ही नहीं बचे। एंड ओनली 30% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड, मतलब टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग में से उससे हमें कितना रिसीव हो पाएगा, 30% ही अमाउंट रिसीव हो पाएगा, ठीक है, 30% अमाउंट हम लोगों को रिसीव हो पाएगा। और बाकी हमारा फिर क्या हो जाएगा, बाकी बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट हो जाएगा। बैड डेब्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बैड डेब्ट हो जाएगा, ठीक है, बैड डेब्ट हो जाएगा। तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बैड डेब्ट वो अमाउंट होता है जो हमारे डेटर से रिसीव नहीं हो पाता, ठीक है, जो हमारा पैसा मर जाता है अपने कस्टमर से, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बैड डेब्ट्स। तो चलो जी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट
अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड ऑफ 2018, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड ऑफ 2018, और कंप्यूट बैड डेब्ट फ्रॉम मोहन। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोगों से क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट करके दिखा दो। ठीक है, कैलकुलेट करके दिखा दो। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन में अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड निकाल लेते हैं, एट द एंड ऑफ 2018। तो सबसे पहले मैंने लिखा सेल्स टू मोहन, सेल्स कितनी कर रखी है, तो सेल्स टू मोहन, मैं क्या कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सेल्स टू मोहन। तो सेल्स टू मोहन मैंने कितनी कर रखी है, 10 लाख रुपीज की, 10 लाख रुपीज की मैंने सेल करी है। ठीक है, 10 लाख रुपीज की सेल करी, उसमें से कुछ कैश रिसीव हो गया, कैश रिसीव मैंने कितने का कर रखा है, 7 लाख रुपीज का। फिर मैंने जब कैश रिसीव करा तो मैंने कुछ उसको डिस्काउंट अलाउ करा है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, मेरे लिए बिजनेस का एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड कितना, 20,000 रुपीज का। कुछ गुड्स उसको मेरे पसंद नहीं आए, कुछ गुड्स मेरे उसको पसंद नहीं आए, तो उसने क्या करा, सेल्स रिटर्न कर दिया। सेल्स रिटर्न, जो सेल्स रिटर्न करी है, सेल्स रिटर्न को और हम लोग क्या बोलते थे, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड मेरी कितनी हो रखी है, रिटर्न इनवर्ड है मेरी 50,000 रुपीज। ठीक है, 50,000 रुपीज मेरा क्या है, रिटर्न इनवर्ड। तो हमारा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मोहन एट द एंड ऑफ 2018, अमाउंट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मोहन एट द एंड ऑफ 2018 मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको डिडक्ट करता हूं तो मेरा निकल के आ रहा है 2,30,000 रुपीज। ठीक है, 2,30,000 रुपीज मेरे को क्या करना है, रिसीव करने हैं अभी मोहन से एट द एंड ऑफ 2018। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2018। चलो जी, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया। तो सर अब सेकंड पार्ट भी करा दीजिए फिर आप। तो बच्चे मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, तो चलो जी, कितना अमाउंट मेरे को एट द एंड ऑफ 2018 रिसीव करना था, 2,30,000। ठीक है, 2,30,000 रुपीज मेरे को रिसीव करना था। ठीक है, 2,30,000 रुपीज, 2,30,000 रुपए, 2,30,000 रुपीज मेरे को क्या करना है, रिसीव करना है। चलो जी, तो 2,30,000 रुपीज में से क्वेश्चन में दे रखा है कि 30% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड, 30% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। तो मतलब 2,30,000 में से, 2,30,000 में से सिर्फ 30% अमाउंट ही हम लोगों को रिसीव होगा। तो अगर इसका 30% अमाउंट मैं निकाल दूं, अगर मैं 30% अमाउंट निकाल दूं तो ये मेरे को क्या होगा, कैश में रिसीव हो रहा होगा। ठीक है, अगर 30% जो आएगा वो कितना आएगा, 69,000 रुपीज आ जाएगा। तो 69,000 तो मेरे को मिल गया। कितना नहीं मिला, वो क्या हो जाएगा, 70%। 70% मेरी क्या हो जाएगी, बैड डेब्ट्स। 70% मेरी क्या हो जाएगी, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स कितनी निकल के आएगी, 2,30,000 रुपीज का, 2,30,000 रुपीज का अगर मैं 70% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, रुपीज 1,61,000 रुपीज की मेरी क्या होगी, बैड डेब्ट होगी। तो ये मेरे क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मेरे क्वेश्चन 2 का क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। तो चलो जी, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चे, एक और नोट मैं लिखवा देता हूँ, एक और मैं नोट लिखवा देता हूँ, तो आप लोग लिख लो मेरे साथ यहाँ पे नोट। बच्चे, जो हम लोग परचेज करते हैं, जो भी हम लोग परचेज करते हैं, किसमें, क्रेडिट में जो भी परचेज करते हैं, तो हमारे क्या अराइज हो जाते हैं, क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं। और अगर कोई क्रेडिटर से अगर हम लोग कोई एग्रीमेंट साइन करा लें, कोई कागज का टुकड़ा साइन करा लें, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल। ठीक है, जो मतलब हम लोग कोई कागज का टुकड़ा साइन कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो हमारे होते हैं, वो बिजनेस के क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना,
तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। सिमिलरली जब हम लोग सेल्स करते हैं किस पे, क्रेडिट पर। सर आप हमें बार बार ये सब चीज़ें बताते रहते हो। बच्चे बताना ज़रूरी है, ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। पूरे सीए फाउंडेशन में आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। तो चलो सेल्स क्रेडिट पे करते हैं। तो सेल्स क्रेडिट पे करते हैं तो वो हमारे कौन हो जाते हैं, डेटर्स हो जाते हैं। मैं आपको इन सब टर्म से यूज टू कर रहा हूँ, यूज टू कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट सेल्स को जब हम लोग क्रेडिट में करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स क्रिएट कर लेते हैं। डेटर्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं और डेटर्स से अगर हम अपना कोई कागज का टुकड़ा साइन करा लेते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं, तो वो मेरा क्या हो जाता है, बिजनेस के लिए बिल्स रिसीवेबल। और जो बिल्स रिसीवेबल होता है वो हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, एसेट्स हो जाते हैं। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल और जो डेटर्स हमारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिजनेस के एसेट्स हो जाते हैं। ठीक है, बिजनेस के एसेट्स हो जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, हमें ये चीज़ भी समझ में आ गई। तो चलो बच्चे, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। तो इसी बात पे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लिखते हैं। एग्जांपल 6। सर कितने एग्जांपल्स करेंगे बच्चे, बस करते जाओ। आज की क्लास तो हमें लग रहा है एग्जाम्पल में ही निकल जाएगी। तो चलो बच्चे करते हैं। कॉनकॉर्ड एकेडमी। सर कॉनकॉर्ड एकेडमी कहाँ से आ गया इस बार एग्जाम्पल में, बच्चे आ जाता है, कभी कभी लाना पड़ता है। तो कॉनकॉर्ड एकेडमी परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5 लाख ऑन कैश बेसिस। Concord Academy purchased goods for ₹5 lakh on cash basis and for ₹3 lakh on credit basis and for ₹3 lakh on credit basis। ठीक है, चलो जी। Purchased machines for rupees 2 lakh, purchase machines for ₹2 lakh on cash and furniture for ₹1,50,000 on credit। 1,50,000 on credit। paid rupees 70,000 रुपीज रेंट, 70,000 रुपए का रेंट पे कर दिया 70,000 रुपीज का। फिर हमने क्या करा, पेड ₹20,000 सैलरी, पेड ₹50,000 कमीशन, पेड ₹50,000 कमीशन कितना पे कर दिया, 50,000 रुपीज का कमीशन पे कर दिया। और क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये टोटल एक्सपेंस निकाल के दिखा दीजिए। तो चलो बच्चे इसको भी करते हैं, इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, कॉनकॉर्ड एकेडमी परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5 लाख ऑन कैश बेसिस एंड फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस। तो टोटल परचेजेस अगर मैं देखूं तो मेरी कितनी हो जाएगी, 8 लाख रुपीस की। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, हमारी एकेडमी ने क्या करा कि कुछ मशीन्स परचेज करी। मशीन्स जो परचेज करी वो 2 लाख ऑन कैश है और जो फर्नीचर परचेज करा है 1,50,000 ऑन क्रेडिट है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, कुछ रेंट पे करा, कुछ सैलरी पे करी और कुछ कमीशन पे करा। ठीक है, तो चलो हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है टोटल एक्सपेंस निकालना। तो बच्चे सबसे पहले एक चीज समझ लो, जो हम लोगों ने मशीन्स और फर्नीचर परचेज करा, जो हमने मशीन्स और फर्नीचर परचेज करा है वो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा क्या एसेट है। इससे जो बेनिफिट मेरे को मिलेगा, जो मशीन से बेनिफिट मिलेगा, जो फर्नीचर से मेरे को बेनिफिट मिलेगा, वो 1 साल से ज्यादा आगे आने वाले सालों के लिए। ठीक है, मोर देन 1 ईयर हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारे बिजनेस के एसेट्स हो गए। ठीक है, ये हमारे बिजनेस के एसेट्स है जिनसे हमें क्या होगा, फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स डिराइव होंगे, फ्यूचर आगे आने वाले सालों में कुछ बेनिफिट्स डिराइव होंगे। तो ये हमारे क्या है, बिजनेस के एसेट्स है। हमें क्या करना है, वो खर्च लेने जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल जाएगा। एक्सपेंसेस हमारे क्या होते थे, जिनका बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल जाएगा। जो भी खर्चे जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल जाएगा वो हमारे क्या होते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। तो चलो जी, फिर हम लोग एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सर आप हमें हर क्लास में
एसेट्स और एक्सपेंस के बारे में ही बताते रहता। तो बच्चे यही सब चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। यही हमारा अकाउंट्स है। हम लोगों को बस एसेट्स के बारे में जानना है, एक्सपेंसेस के बारे में जानना है, लाइबिलिटीज़ के बारे में जानना है, कैपिटल के बारे में जानना है। बस यही हमारा अकाउंट्स है। अगर ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो मेरा दावा है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत आगे चल के नहीं चलेगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। बस जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, ठीक है। तो चलो, टोटल एक्सपेंसेस मेरे को निकालने के लिए बोला गया। टोटल एक्सपेंसेस अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे जो कैश परचेज है, कैश परचेज मैंने लिख लिया, वो मेरा क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। तो मेरा कैश परचेज कितना हो गया, 5 लाख रुपीस का। 5 लाख रुपीस का। क्रेडिट का परचेज जो मैंने करा वो कितना है, 3 लाख रुपीस का, ठीक है। क्रेडिट में जो परचेज करा वो 3 लाख रुपीस का। कुछ मैंने रेंट पे कर दिया, कुछ मैंने सैलरी पे कर दी और कुछ मैंने कमीशन पे कर दिया, ठीक है। रेंट, सैलरी और कमीशन। तो रेंट जो मैंने पे करा 70,000 रुपीज का, सैलरी जो पे करी है वो 20,000 रुपीज की, और जो कमीशन पे करा है वो कितना है, 50,000 रुपीज का, ठीक है। 50,000 रुपीज का मैंने क्या करा, कमीशन पे कर दिया। तो चलो, इसका टोटल अगर मैं निकालता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 9,40,000 रुपीज, ठीक है। तो मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने निकल के आ गए, 9,40,000 रुपीज का मेरा टोटल एक्सपेंस निकल के आ गया, ठीक है। जिसका बेनिफिट मेरे को करंट ईयर में मिल जाएगा। सर हाँ जी बच्चे, हाँ बताओ क्या हुआ। सर हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो चलो बच्चे, हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारा जो ये है एग्जाम्पल नंबर ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर अगर मैं ये देखूं तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर है 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7। तो चलो जी, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में आप मेरे साथ नोट करिए, सैलरी पेबल पर मंथ। सैलरी पेबल पर मंथ कितना है, 10,000 रुपीज का, ठीक है। सैलरी पेबल कितनी है पर मंथ, रुपीज 10,000 की। फर्म पेड सैलरी फॉर 12 months। फर्म पेड सैलरी फॉर 12 months ड्यूरिंग 2018। फर्म पेड सैलरी for 12 months during 2018. Calculate expense for the year. Calculate expense for the year ended on 31st December 2018, ठीक है। Calculate expenses for the year ended on 31st December 2018। तो बच्चे, इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें एक्सपेंस निकालना है 31 दिसंबर 2018 का। तो चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि दे रखा हुआ है कि सैलरी पेबल पर मंथ कितनी है, 10,000 रुपीज की, ठीक है। 10,000 रुपीज की सैलरी पेबल पर मंथ है। और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, हमारा अगर एक्सपेंस में देखता हूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 12। और मेरे सैलरी एक्सपेंस कितना निकल के आएगा, सैलरी एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपीज का मेरा क्या आ गया, सैलरी एक्सपेंस आ गया। मेरा 1,20,000 रुपीज क्या आ गया, सैलरी एक्सपेंस आ गया। तो सर हम लोगों ने इसमें पेमेंट जो करा है वो क्या करा है, फर्म पेड सैलरी फॉर 12 months ड्यूरिंग 2018। तो हमने क्या करा है, जितनी हमारी सैलरी थी उतना हमने पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। हमने उतना पेमेंट भी कर दिया। अगर मान लो, अब मैंने इसमें क्या करा, इस क्वेश्चन में अब मैं एक चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने का भी हम लोग बेनिफिट डिराइव कर लेते हैं करंट ईयर में, वेदर हमने कैश में पे कराई कि नहीं कराया, वो हमारा क्या हो जाता है, बिजनेस का एक्सपेंस। अगर मैं इसको 12 से चेंज करके 11 मंथ्स कर दूं, तो एक्चुअली में मेरी सैलरी पेड कितनी निकल के आएगी, सैलरी पेड अगर मेरी निकालता हूं तो 11 इंटू 10,000 रुपीज कितना आएगा, 1,10,000 रुपीज मेरी एक्चुअल में कैश जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअली में मैं बेनिफिट कितने का ले रहा हूं, 1,20,000 का। तो मैंने क्या बताया था, वेदर कैश पेड है कि नहीं है, मैंने किसी को कैश दिया है कि नहीं दिया है, बट मैंने उससे बेनिफिट ले लिया है। अगर मैंने बेनिफिट ले लिया है
और भले मैंने कैश दिया है कि नहीं दिया है उससे मेरे को मतलब नहीं है। अगर मैंने बेनिफिट लिया है तो वो मेरे बिजनेस का क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, वो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंस हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ये जो 12 मंथ्स की सैलरी है वो मेरा एक्सपेंस है। इसी में मैंने क्या करा, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो जितने का बेनिफिट लेंगे उतना हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा। वेदर हमने कैश पे किया है कि नहीं किया, दैट इज इररिलेवेंट, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलो बच्चे यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं। सर कितने नोट लिखवाएंगे? बच्चे बस लिखते रहो, यही जीवन है, ठीक है, यही जीवन है। तो चलो जी, तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट which firm has taken during current year, it is called as an expense। सर आपने फिर से वही बात लिखवा दी कि जिस चीज का बेनिफिट हम लोग करंट ईयर में ले लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सपेंस बोल देते हैं, ठीक है, एक्सपेंस बोल देते हैं। हाँ बच्चे, हाँ हम लोग यही बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, थोड़ा सा ये हम लोग ए लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी का बी पॉइंट भी लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ बेनिफिट, ठीक है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट which firm will enjoy in future year from the end of current accounting year is called an asset, ठीक है। इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले सालों में मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एसेट बोल देते हैं। सर आपने फिर से वही बात बता दी। बच्चे मैं बोलता रहूंगा जब तक ये सारे के सारे शब्द आपके दिमाग में बैठ नहीं जाते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में बैठ नहीं जाते हैं, तब तक ये सब मैं सारे के सारे शब्द रिपीट करता रहूंगा, सारे के सारे वर्ड्स मैं क्या करूंगा, रिपीट करता रहूंगा, ठीक है सर, ठीक है, मतलब आप नहीं मानोगे। हाँ बच्चे मैं नहीं मानूंगा, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। चलो जी, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। तो चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 8 में एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, करंट ईयर है, 1 जन 2019 से 31 दिसंबर 2019, ठीक है, 1 जन 2019 से 31 दिसंबर 2019, ठीक है। तो ये हमारा एक साल है जिसको हम लोग लिख लेते हैं करंट ईयर। इसको हमने क्या लिखा, करंट ईयर, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा कि रेंट पर मंथ हमारा कितना है, रेंट पर मंथ। अगर मैं रेंट पर मंथ देखता हूं मेरा निकल के आ रहा है 20,000 रुपीज का। रेंट पर मंथ कितना निकल के आ रहा है, 20,000 रुपीज का। रेंट पेड इन कैश कितना है, 11 मंथ्स, ठीक है। रेंट पेड इन कैश कितना है, 11 मंथ्स। और रेंट पेबल फॉर 1 मंथ, रेंट पेबल फॉर 1 मंथ अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब रेंट पेबल है अभी 1 महीने का, और मैंने अभी तक इसको पे नहीं करा। और क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि कैलकुलेट एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस कौन सा, रेंट का एक्सपेंस मेरे को निकालना है, ठीक है। सर हाँ जी बच्चे, हाँ जी बताओ क्या हुआ। सर मेरे हाथ फड़फड़ा रहे हैं। क्यों फड़फड़ा रहे हैं बच्चे, क्यों फड़फड़ा रहे हैं, बता दो मेरे को भी। सर मैं इसका सॉल्यूशन करना शुरू भी कर दिया, मैंने कहा हाँ बच्चे हाँ, रुक जाओ जरा सा, मेरे को बता लेने दो फिर आप लोग करना, ठीक है। आप मेरे को बता लेने दो फिर आप लोग करना, ठीक है सर, ठीक है। हम लोग रुक जाते हैं। तो चलो जी बच्चे, जैसे कि मैंने अभी बताया था कितना अमाउंट हम लोग बेनिफिट ले रहे हैं, जितना भी अमाउंट हम लोग बेनिफिट ले रहे हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अपना एक्सपेंस।
जितने का भी बेनिफिट, जितने भी अमाउंट मैंने पे करा हो या ना करो, वेदर हमने अमाउंट कैश में पे करा है कि नहीं करा है, जितने का मैंने बेनिफिट ले लिया अपने करंट अकाउंटिंग ईयर में, जितने का मैंने बेनिफिट ले लिया अपने करंट अकाउंटिंग ईयर में, वो मेरा क्या हो जाएगा, बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, हमने भले ही उसको कैश में पे करा है कि नहीं करा है। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूं मेरा रेंट पर मंथ कितना है, रेंट पर मंथ अगर मैं देखता हूं तो 20,000 रुपीज है। ठीक है, 20,000 रुपीज मेरा क्या है, रेंट पर मंथ है। और मेरे एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो मेरा रेंट एक्सपेंस कितना आ जाएगा, अगर मैं रेंट एक्सपेंस निकालता हूं, रेंट एक्सपेंस, अगर मैं रेंट एक्सपेंस निकालता हूं तो 20,000 इंटू 12 इज 24,000। 24,000 रुपीज का मेरा क्या टोटल रेंट एक्सपेंस है। अगर मैं इसको और बाइफरकेट करूं तो 24,000 रुपीज में से मैं 22,000 रुपीज, ठीक है, 22,000 रुपीज मैं क्या कर चुका हूं, कैश में पे कर चुका हूं। मतलब 11 मंथ्स का रेंट, 2000 इंटू 11 मंथ्स का रेंट मैं कैश में पे कर चुका हूं। और 2,000 रुपए का रेंट, 2,000 रुपए का रेंट अभी मेरे को क्या करना है, पे करना है। तो 2,000 टू बी पेड। अब बच्चे एक चीज और मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पे बताता हूँ। जो मैंने पे कर दिया वो तो ठीक है भाई, जो मैंने पे कर दिया वो तो ठीक है। जो मेरे को अभी पे करना बाकी है, जो अभी मेरे को पे करना बाकी है, वो मेरे लिए बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक ऑब्लिगेशन हो गया, एक बर्डन हो गया। ठीक है, जो मेरे को पे करना बाकी है, जो मेरे को पे करना बाकी है, वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक ऑब्लिगेशन हो गया, एक बर्डन हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, ये हमारी क्या हो गई, 2,000 रुपए की बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो गई। ठीक है, ये हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई। और अगर हम लोग लायबिलिटी में टू बी मोर स्पेसिफिक समझते हैं, अगर हम लोग मोर स्पेसिफिकली जाएं, अगर हम लोग और गहराई में जाएं इसके, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा क्या है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये हमारी बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी है, और ये हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया। तो बच्चे अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। तो चलो जी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। सर कितने एग्जाम्पल होंगे सर, हम लोग एग्जाम्पल नोट कर करके परेशान हो गए। बच्चे आज की क्लास तो एग्जाम्पल में ही जाने वाली है। ठीक है, आज की क्लास तो मेरे को लगता है एग्जाम्पल में ही चली जाएगी। तो आज आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ एग्जाम्पल खेलने हैं। ठीक है, एग्जाम्पलों के साथ खेलना है आज हमें। तो चलो जी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग नोट करते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ईयर है 1 जन 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक। ठीक है, 1 जन 2019 से 31 दिसंबर 2019। तो दे रखा हुआ है, हमें दे रखा हुआ है सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा, ₹5 लाख। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹5 लाख। और क्या दे रखा हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज ₹1 लाख। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज 1 लाख। कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस, कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस, मतलब सैलरी एक्सपेंस निकालना है। कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस फॉर करंट ईयर 2019। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें सैलरी एक्सपेंस निकालना है फॉर द करंट ईयर 2019। तो सर इस बार तो इन लोगों ने मंथ्स तो दिए नहीं, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चे करेंगे, हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हमने एक्चुअली में कितनी सैलरी पे करी है ड्यूरिंग द ईयर, हमने एक्चुअली में कितनी सैलरी पे करी है ड्यूरिंग द ईयर। 5 लाख रुपीस की पे कर रखी है, 5 लाख रुपीस की मैंने क्या कर रखा है, सैलरी पे कर रखी है। और कितनी सैलरी मेरे को अभी देना बाकी है, कितनी सैलरी मेरे को देना बाकी है, और मैंने कितनी सैलरी पे कर दी है। तो सर जो हमने पे करी है वो तो 5 लाख रुपीस है, और कितनी मेरे को अभी पे करना बाकी है, सर वो तो 1 लाख रुपीस है। अगर मैं टोटल सैलरी एक्सपेंस निकालूं तो इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो मेरा सैलरी एक्सपेंस नहीं आ जाएगा। हमने क्या करा था, हमने जब रेंट का ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था, हमने जब रेंट का ऊपर वाला क्वेश्चन करा था तो हमने क्या निकाला था, टोटल एक्सपेंस निकाल लिया था। टोटल एक्सपेंस निकाल लिया था भैया, हमें टोटल मंथ्स बता दिए। हमने क्या करा, वैल्यू से
नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो मेरा क्या आ गया था, टोटल एक्सपेंस आ गया था रेंट का। टोटल एक्सपेंस मेरा आ गया था रेंट का। फिर हमने इसको बाइफरकेट में कर दिया, बाइफरकेट कर दिया कि हमने कितना कैश में पे करा है और कितना हमें अभी पेएबल है, कितना हमें अभी पे करना है। तो सिमिलरली इन्होंने इस बार क्या करा है कि हमको ये दे दिया कि हमने कितना कैश में पे करा है और कितना हमने पे करना है अभी, ठीक है, कितना हमने कैश में पे करा है और कितना हमने पे करना है। तो कैश में जो हमने पे करा है, कैश में जो हमने पे करा है वो कितना है, 5 लाख रुपीज है, और कितना हमें पे करना है, 1 लाख रुपीज। अगर इन दोनों का जैसे मैंने टोटल करा था, इन दोनों का मैंने टोटल करा था, इन दोनों के टोटल को 24,000 रुपीज बोलते हैं। तो अगर इन दोनों के टोटल को हम लोग कितना बोलेंगे, 6 लाख रुपीज, ठीक है, 6 लाख रुपीज। तो चलो इसका आप सॉल्यूशन भी कर लेता हैं, ये चीज भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो सर आपको पहले से पता था कि हम लोग ये नेक्स्ट ऐसा एग्जाम्पल करने वाले हैं, इसीलिए आपने ऊपर ही डायग्राम बना के दिखा दिए। हाँ जी बच्चे, हाँ जी बच्चे, हाँ मैं पूरा प्लान करके आता हूँ, मेरे को क्या क्या चीज़ें बतानी है और किस ऑर्डर में बतानी है, मैं ये पूरा प्लान करके आता हूँ, ठीक है। तो चलो जी, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी कितना हो गया, सैलरी पेड प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, यही होता है, सैलरी पेड प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा टोटल सैलरी का एक्सपेंस आ जाएगा। तो सैलरी पेड मेरा कितना है, 5 लाख रुपीस का मेरा क्या है, सैलरी पेड है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख रुपीस का। तो टोटल सैलरी का एक्सपेंस कितना आ गया, 6 लाख रुपीस। सर इतने बेसिक क्वेश्चंस आप क्यों करा रहे हो बच्चे, मेरे को कराने पड़ते हैं, मेरे को कराने पड़ते हैं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, कि बाद में चल के बच्चों को इन्हीं सब चीज़ों में, बेसिक चीज़ों में दिक्कत होती है। फिर मेरे लिए क्या होता है कि मेरे को स्टार्टिंग से बताना पड़ता है। इससे अच्छा ये है कि पहले ही हम लोग कर लें, जिससे कि क्या होगा, बाद में हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, बाद में हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है सर, ठीक है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। तो चलो अच्छा बच्चे, हम लोग अपना एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 10 है ये। तो एग्जाम्पल 10, तो एग्जाम्पल नंबर 10 में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, चलो भाई फिर से एक बार चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, ईयर है, करंट ईयर है, 1 जन 2019 से 31 दिसंबर 2019, ठीक है, ये मेरा करंट ईयर है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मेरा एक एम्प्लॉय था, ये मेरा एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय का नाम क्या है, इस एम्प्लॉय का नाम है, इस एम्प्लॉय का नाम है, ये हमारा जोधा भाई है, ठीक है, जोधा भाई है, ये हमारी जोधा भाई है, ये मेरी क्या है, मेरे फॉर्म में एम्प्लॉय है, ठीक है। इनकी जो सैलरी है, जो मैं इनको सैलरी देता हूँ, जो मैं इनको सैलरी देता हूँ, वो मैं देता हूँ 20,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, 20,000 रुपीज पर मंथ, 20,000 रुपीज पर मंथ देता हूँ, ठीक है, मैं 20,000 रुपीज पर मंथ देता हूँ। अगर मैं अपने ईयर का एक्सपेंस निकालूं, अगर मैं अपने ईयर का एक्सपेंस निकालूं तो कितना निकल के आएगा, 20,000 इंटू 12 इस रुपीज 2,40,000, ठीक है। ये तो सर आप कैसी बातें करो, ये तो आपने बहुत पहले ही बता दिया था। हाँ बच्चे, हाँ मेरे को मालूम है, बहुत पहले ही बता दिया था। पर क्या हुआ, मैंने इनको 12 मंथ्स की सैलरी तो देनी थी। ये एक दिन मेरे पास रोते हुए आई, ये मेरे पास, मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मतलब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, ये मेरे पास आई एक दिन दौड़ते हुए, और यहाँ पे आके ये ऐसे ऐसे करके रोने लगी, ठीक है, ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ भाई, जोधा भाई क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि सर, मैंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ। ये कहती है कि सर क्या हुआ कि मेरे फैमिली में मेरे फादर बहुत बीमार है। हमने कहा है क्या बात हो गई, क्या हुआ। कि सर मेरे फैमिली में मेरे फादर बहुत बीमार है। हमने कहा कोई बात नहीं, उनका इलाज कराओ। तो कहती है कि सर इलाज तो हम करा देंगे, बट मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास क्या है, पैसे नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुमने इतने सालों से काम किया है, तुम हमारे जो कंपनी की एक अच्छी एम्प्लॉय हो, ठीक है, एक रेप्यूटेड एम्प्लॉय हो, ऑनेस्ट एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इनसे ये पूछा जोधा जी से, जोधा जी आपको कितने पैसे की जरूरत है, आपको कितना अमाउंट चाहिए। तो वो कहती कि सर मेरे को 50,000 रुपीज की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है जोधा जी, आप क्या करो 50,000 रुपीज आज की डेट में ले लो, आप क्या करो 50,000 रुपीज आज की डेट में ले लो, और जो आपकी आगे आने वाली सैलरीज है, आपकी जो आगे आने वाली सैलरीज है, उससे मैं क्या करूंगा, ये पैसे डिडक्ट कर लूंगा। आज आपके फादर के ट्रीटमेंट के लिए क्या चाहिए, पैसे की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे उसको एडजस्ट कर लेंगे आपकी सैलरी के साथ, जो भी पैसा हम लोग आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इनको एक लोन दे दिया, ठीक है, मैंने इनको लोन दे दिया।
इनको लोन दे दिया कितना, 50,000 रुपीज का, ठीक है, 50,000 रुपीज का लोन दे दिया, ठीक है। तो मैंने नेट पेमेंट, टोटल पेमेंट इस साल में कितनी करी है, 2,90,000 रुपीज की, ठीक है, 2,90,000 रुपीज मैंने क्या करा, जोधा भाई को दे दिया। जोधा भाई को मैंने कितना दिया, 2,90,000 रुपीज दिया। तो सर क्या 2,90,000 रुपीज मेरा एक्सपेंस है? क्या मेरा 2,90,000 रुपीज एक्सपेंस है? नहीं बच्चे नहीं, 2,90,000 रुपीज कैसे एक्सपेंस हो सकता? मैंने क्या बताया था कि जिस चीज का बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल जाए, वेदर उसका कैश में पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट इज इररेलेवेंट। अगर उस चीज का बेनिफिट, उस खर्चे का बेनिफिट, उस पैसे का जो देना और लेने का बेनिफिट अगर करंट ईयर में मिल जाता, अगर बेनिफिट करंट ईयर में मिल जा रहा है, तो हमारा क्या है, वो एक्सपेंस है। तो क्या ये जो 50,000 रुपीज है, इसका बेनिफिट करंट ईयर में मिल रहा है? क्या इसका बेनिफिट करंट ईयर में मिल रहा है? नहीं बच्चे नहीं। जब ये 50,000 रुपीज है, मेरे को आगे देने वाली सैलरीज में एडजस्ट करना है, मेरे को आगे देने वाली सैलरीज में क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये 50,000 रुपीज मेरे को क्या करना है, जो मेरे को आगे सैलरीज पे करनी है, जब वो आगे अपनी जोधा भाई सर्विसेज रेंडर करेगी, नेक्स्ट ईयर में, उससे मैं क्या करूंगा, डिडक्ट कर लूंगा जो मेरे को उसमें पैसा देना है। तो हमारा जो बिजनेस का एक्सपेंस क्या रहेगा, बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, 2,40,000 रुपीज। 2,40,000 रुपीज हमारा बिजनेस का एक्सपेंस रहेगा, क्योंकि मैंने इतने का ही बेनिफिट जोधा भाई से लिया है। जोधा भाई से मैंने कितने का बेनिफिट लिया, 2,40,000 रुपीज का बेनिफिट लिया। तो सर ये 50,000 रुपीज को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये हम लोग 50,000 रुपीज को क्या बोलेंगे, सर हम लोग ये 50,000 रुपीज को क्या बोलेंगे? बच्चे शांत रहो, मैं बता रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। तो 50,000 रुपीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रीपेड सैलरी। सर ये प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? बच्चे जो हम लोग एडवांस में दे देते हैं उसको हम लोग प्रीपेड भी बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको और अच्छे से बोले तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडवांस सैलरी। जो मैंने सैलरी एडवांस में दे दी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी। तो सर हमारा बिजनेस का जो एक्सपेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपीज। और जो मैंने एडवांस में सैलरी दे दी, ₹50,000 रुपीज की जो एडवांस में सैलरी दे दी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिजनेस का एसेट हो जाएगा। सर ये हमारा एसेट कैसे हो गया? बच्चे मैंने क्या करा, उसको पैसा दिया है, जोधा भाई को पैसा दे दिया, बट उससे मैंने क्या करा, अभी तक सर्विसेज नहीं ले रखी है। मैंने उसको पैसा दे दिया, बट मैंने क्या करा, उससे अभी तक सर्विसेज नहीं ले रखी। मेरा क्या हुआ, एक राइट क्रिएट हो गया, किसके ऊपर, जोधा के ऊपर मेरा एक राइट क्रिएट है। जब भी कोई भी राइट क्रिएट होता है किसी पर्सन के ऊपर, तो वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है। अगर कोई राइट क्रिएट हो रहा है किसी पर्सन के ऊपर, तो वो हमारा क्या है, एसेट हो रहा है। अभी तक जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस करा था, उसमें मेरा क्या था, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ था सैलरी पे करने के लिए, एक ऑब्लिगेशन अराइज हुआ था सैलरी पे करने के लिए, तो वो मेरी क्या थी, लायबिलिटी थी। अगर मेरा राइट क्रिएट हो रहा है, तो मेरा क्या है, बिजनेस का एसेट है। तो सर हम समझ गए। हाँ बच्चे कोई बात नहीं। तो इसके साथ मेरे क्या करो, एक चीज नोट कर लो। तो सर क्या आप नोट कराओगे, बता दीजिए, ठीक है। तो मेरे को ये नोट कराना है, जो लायबिलिटीज होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं। लायबिलिटीज जो हमारी होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है, ऑब्लिगेशंस होती हैं। और जो हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स से हमारा क्या होता है, एक राइट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, राइट क्रिएट हो जाता है। तो साथ ही साथ हम लोगों ने क्या करा है, अपने दो इंपॉर्टेंट शब्दों को समझा है हमने। क्या, एक तो हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग वर्ड को समझा, आउटस्टैंडिंग वर्ड को, एक हमने प्रीपेड और एडवांस वर्ड को समझ लिया, ठीक है। हमने क्या करा, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वर्ड्स को समझा है, ठीक है। कि अब जो ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जब आप आगे चल के एक चैप्टर आता है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें ये सब कैलकुलेशंस भरी पड़ी, पता है आपको, ये सब कैलकुलेशंस आपको दोबारा से देखने को मिलेंगी उस चैप्टर में। अच्छा सर, अच्छा, ये आपने अच्छी बात बताई। तो अब हम लोग और सीरियसली वे में पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, और सीरियस वे में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चे, हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर है वो हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 11। तो चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में मैं क्या करता हूँ, फिर से एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ईयर शुरू हो रहा है 1 Jan 2019, 31 December
2019, ठीक है 2019। फिर मैंने क्या करा, यहां पे 2 मंथ्स का मैंने यहां पे लिख दिया कि 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मैंने यहां तक इंक्लूड करे। मतलब ये मेरा जो महीना है, ये कब तक हो जाएगा, 29 Feb 2020 तक मैंने ये चार्ट बनाया, ठीक है। ये मेरा करंट ईयर है, और ये मेरा क्या है, नेक्स्ट ईयर है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर है। तो चलो जी, सर आप क्या बताना चाहते हैं इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चे कि जो यहाँ पे मेरा रेंट है मेरा इस पीरियड का, वो कितना है, 50,000 रुपीज पर मंथ है, 50,000 रुपीज पर मंथ, 50,000 रुपीज पर मंथ मेरा क्या है, रेंट है। तो सर अगर मैं रेंट एक्सपेंस निकालना चाहूँ तो मेरा कितना निकल के आएगा, 50,000 इंटू 12, 50,000 इंटू 12 मेरा रेंट एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपीज का आ जाएगा। सर इस बार तो हमने चेक ही नहीं करा कि हमने कैश पे करा है कि नहीं करा है। हाँ बच्चे, हम लोगों को ये चेक भी नहीं करना है, हम लोगों को चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब अगर मेरे को एक्सपेंसेस पर मंथ मालूम है। एक्सपेंसेस पर मंथ से मैंने क्या करा, नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया। तो सर ये तो आप पहले भी बता चुके हैं, आपने ये चीज फिर से क्यों बताई। तो बच्चे अब मेरे को थोड़ा सा और आगे बढ़ने तो दो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स का मैंने क्या करा, एडवांस रेंट दे दिया, ठीक है, एडवांस रेंट दे दिया। तो एडवांस रेंट जो मैंने दिया वो कितना हो गया, तो 2 मंथ्स का एडवांस रेंट जो मैं दूंगा वो कितना हो गया, 1 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। तो मैंने बच्चे टोटल कैश कितना पे करा होगा, 7 लाख रुपीज का, ठीक है, 7 लाख रुपीज का मैंने क्या करा होगा, टोटल कैश पे कर रखा होगा। और जो मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीज का, 6 लाख रुपीज का मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा, जिसका मैंने बेनिफिट ले लिया है, ठीक है, जिसका मैंने बेनिफिट ले लिया वो कितना है, 6 लाख रुपीज का मैंने बेनिफिट ले लिया है, तो वो मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा। तो सर ये जो 1 लाख रुपीज होगा वो क्या होगा, तो बच्चे 1 लाख रुपीज मैंने जैसे बताया था वो एडवांस रेंट होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रीपेड रेंट, ठीक है, प्रीपेड रेंट। ये सब चीजें सर आप पहले ही बता चुके हैं। तो हाँ बच्चे, हाँ मैंने एक एग्जांपल जानबूझ के मैंने कराया जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाए। तो मेरा जो प्रीपेड रेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, और जो ये मेरा एक्सपेंस जो मैंने 6 लाख रुपीज पे करा वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। सर ठीक है, सर ठीक है, हमें ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है, हमें सर ये बात भी समझ में आ गई है। तो चलो जी, और आगे हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। इस एग्जाम्पल में फिर से हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। तो ये मेरा क्या है, 1 जन 2019 और 31 दिसंबर 2019, ठीक है, 2019। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा आ रहा है 31 मार्च 2020, ठीक है, 31 मार्च 2020। तो सर ये आप 31 मार्च 2020 पे आ गए। हाँ जी बच्चे, हाँ वैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिए, इसको कंसिडर नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसी करंट ईयर में ही खेलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में अभी नहीं जाते इस एग्जाम्पल पर। तो हम लोग इस एग्जाम्पल में क्या करते हैं कि लेट्स टेक एक यहाँ पे एक डॉट बनाते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे डॉट बनाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि इतने जो पीरियड है, ये जो पीरियड है उसका हमने क्या करा, रेंट पे कर दिया, और जो ये पीरियड है वो मेरा क्या है, अभी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। ये जो पीरियड है वो क्या है, मेरा पेड है, रेंट मैंने इतने का पे कर दिया, और इतना जो पीरियड है वो मेरा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और जो मेरा रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग जो मेरा दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा है, ₹40,000 पर मंथ, ठीक है, 40,000 रुपीज पर मंथ का रेंट है, ठीक है। और जो ये पीरियड है ये कितना है, लेट्स टेक 10 मंथ्स का, ठीक है, ये 10 मंथ्स का पीरियड है, जितने का रेंट पे कर चुके हैं। ये जो पीरियड है हमारा वो 10 मंथ्स का है, और जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, 2 मंथ्स है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमारा टोटल एक्सपेंस कितना है। तो सर टोटल एक्सपेंस तो हम अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें 40,000 को, तो मेरा टोटल एक्सपेंस तो 4,80,000 रुपीज आ जाएगा। सर आप बार बार वही चीजें कराते हो। हाँ बच्चे, हाँ मेरे को कराना पड़ता है, क्या करूं मैं भी मजबूर हूँ। तो मैंने क्या करा, 4,80,000 रुपीज मेरा क्या है, टोटल रेंट है, टोटल एक्सपेंस है। अगर मैं इसको और बाइफरकेट करूं तो मैंने क्या कर रखा है, 40,000 इंटू 10 मंथ्स का रेंट पे कर रखा है। कितना पे कर दिया है मैंने, 4 लाख रुपीज पे कर दिया,
और जो मेरा 2 मंथ्स का रेंट है 40,000 इंटू 2 कितना 80,000 रुपीज, ये मेरा अभी क्या है, ये मेरा अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग, अभी तक मैंने पे नहीं करा है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, एक लाइबिलिटी हो जाएगी मेरे लिए। क्या है, एक ऑब्लिगेशन है कि मेरे को अभी 80,000 का रेंट पे करना है। मैंने क्या करा है, बेनिफिट 80,000 रुपीज का ले लिया है, मैंने बेनिफिट 80,000 रुपीज का ले लिया है, पर अभी तक मैंने इसका पेमेंट नहीं करा। मैंने बेनिफिट ले लिया पर उसका पेमेंट नहीं करा, तो वो मेरे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, ठीक है। और अगर मैंने बेनिफिट नहीं लिया और पेमेंट कर दिया तो वो मेरे लिए क्या हो गई, एसेट हो गई। तो अगर मैं इसमें और अच्छे से लिखूं, और अच्छे से इसको अगर मैं लिखूं, अगर बेनिफिट टेकन, अगर मैं इसी के ऊपर लिख देता हूं बेनिफिट टेकन, ठीक है, बट पेमेंट नॉट मेड, बट पेमेंट नॉट, बेनिफिट टेकन बट पेमेंट नॉट मेड, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी, ठीक है। पेमेंट मेड बट बेनिफिट नॉट टेकन, बट बेनिफिट नॉट टेकन, वो मेरा क्या हो जाएगा, बिजनेस का एसेट, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, बिजनेस का एसेट। सर हमें ये चीज भी समझ में आ गई, ये चीज भी समझ में आ गई। तो चले बच्चे, चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो बच्चे, हम लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 13 नोट करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13। तो इसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये मेरा क्या है, 1 जन 2018, और ये मेरा क्या है, 31 दिसंबर 2018, फिर ये मेरा क्या है, 1 जन 2019 और 31 दिसंबर 2019, ठीक है। ये सब चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, अब इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले चलो हम लोग लिख लेते हैं, ऑन 1 जनवरी 2017 कॉनकॉर्ड एकेडमी परचेज्ड a machine, Concord Academy purchased a machine for rupees 5 lakh, ठीक है, purchased a machine for rupees 5 lakh. Life of machine is 10 years. Life of machine is 10 years. Life कितनी दे रखी है मशीन की, 10 years. Calculate पहला वैल्यू ऑफ मशीन्स, ये बचे 1 जन 2018 कर लेना, ठीक है, ये 1 जन 2018 कर लेना। चलो जी, वैल्यू ऑफ मशीन्स ऑब्लिक एसेट्स ऑन 1 जन 2018। दूसरा, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31 दिसंबर 2018। और तीसरा, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है, 2019। तो हम ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है जो हमसे क्वेश्चन ने क्या रखा है। तो सर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मेरे को थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ बच्चे, हाँ मैं आपको बताता हूँ। ये हम लोगों ने थोड़ा सा डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करने के लिए ये एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। ये हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को अच्छे से डिस्कस करने के लिए एक एग्जाम्पल ले रखा है। तो जैसे कि हमें दे रखा हुआ है, हमने चार्ट बनाया, तो हमसे पूछ रहा है कि 1 जन 2018 में वैल्यू बता दो, 31 दिसंबर में हमें क्या करो, मशीन की वैल्यू बता दो, और 31 दिसंबर 2019 में हमें क्या करो, मशीन की वैल्यू बता दो। अच्छा सर, ये 3 बार क्यों पूछ रहे हैं? वो बच्चे बस क्वेश्चन को मन कर रहा था, क्वेश्चन को मजा लेना था, इसलिए मेरे से 3 बार पूछ रहे हैं। चलो जी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन जो इसका होगा, सॉल्यूशन अगर मैं इसका देखता हूँ,
तो हम लोगों ने डेप्रीसिएशन क्या पढ़ा था? डेप्रीसिएशन याद करो, जब हम लोगों ने रिवाइज किया था, जब हम लोगों ने पढ़ा था पहली बार, जो हम लोगों ने पहली बार पढ़ा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर या ऑब्सोलेसेंस। मतलब टाइम के साथ चीजें पुरानी होती जाती हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। जब कोई चीज हम लोग यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है, वो चीज पुरानी होती जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं? उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। तो चलो जी, मैंने क्या करा, यहाँ पे एक मशीन परचेज करी। मशीन क्या होती है? मेरी एसेट होती है, मेरी फिक्स्ड एसेट होती है। तो चलो जी, मैंने 5 लाख रुपीज की मशीन परचेज करी, जिसकी लाइफ क्या थी? 10 ईयर्स की दे रखी हुई है, 10 साल की लाइफ दे रखी है। तो मेरे को क्या करना है? पूरी की पूरी मशीन की वैल्यू 10 ईयर्स में 10 साल में क्या करना है? डेप्रीशिएट करनी है। क्योंकि 10 साल के बाद 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा? मशीन की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलो जी, हम लोग क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन अगर निकालते हैं तो डेप्रीसिएशन के लिए मैंने एक चीज बताई थी। डेप्रीसिएशन के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। एक चीज को हमें याद रखना है, एक फॉर्मूले को हमें याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ा था? ओरिजिनल वैल्यू जिस रेट पे हम लोग खरीद के लाए हैं, उसमें से अगर मैं स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दूं, स्क्रैप वैल्यू मतलब जो भी 10 साल के बाद मशीन यूज करने के बाद जो भी उसकी वैल्यू निकला है, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू निकला है बेच के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है, कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है। तो मैंने क्या करा? इसको डिवाइड कर दिया लाइफ ऑफ द एसेट से। लाइफ ऑफ द एसेट से ये बच्चे आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे, जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या करना है? सिर्फ बेसिक समझना है, जिससे कि जो हमारे इनिशियल चैप्टर्स होंगे ना, इनिशियल चैप्टर्स में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं देखूं तो मेरी कितनी है? 5 लाख रुपीज की दे रखी हुई है। स्क्रैप वैल्यू 0 है, मेरे को पता ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं? 0 मान लेते हैं कि कोई भी रीसेल वैल्यू उसकी नहीं निकलेगी। और लाइफ ऑफ द एसेट कितना है? 10 ईयर्स का। लाइफ ऑफ द एसेट कितना दे रखा है? 10 ईयर्स का। तो मेरा डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज क्या आ गया? पर ईयर का आ गया। पर ईयर, हर साल मेरे को मशीन को कितना डेप्रीशिएट करना है? 50,000 रुपीज से डेप्रीशिएट करना है। तो सर हाँ जी बच्चे, हाँ जी। तो सर क्या ये 50,000 रुपीज का मेरा हर साल का एक्सपेंस है? हाँ जी बच्चे, हाँ, मेरा 50,000 रुपीज का मेरा क्या हो जाएगा? हर साल का ये एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? 50,000 रुपीज का बेनिफिट ले रहा हूँ एक एसेट से। हर साल मैं कितना ले रहा हूँ बेनिफिट? 50,000 रुपीज का। जितना भी बेनिफिट मैं करंट ईयर में लेता हूँ वो मेरे बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो मैं अपने मशीन से 50,000 रुपीज का बेनिफिट करंट ईयर में ले रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या हो गया? ये एक्सपेंस हो गया। हाँ जी, चलो जी। तो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था? वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1 Jan 2018। तो 1 Jan 2018 को जैसे ही मैं मशीन परचेज करके आया तो उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी ना। फर्स्ट डे में थोड़ी ना डेप्रिशिएट हो जाएगी मशीन की वैल्यू। हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है? टाइम के साथ लगता है। तो हम लोग क्या करें? ईयरली लगा रहे, तो फर्स्ट डे में तो कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा ना। तो चलो, जब जिस दिन खरीद के लाए उसकी वैल्यू कितनी थी? तो बुक वैल्यू। सर ये बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे हम जो अपने एसेट्स हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर करते हैं। सर एक बार दोबारा बताना। बुक वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे हम अपने एसेट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस वैल्यू पे हम अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग बुक वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी? बुक वैल्यू हो गई। तो चलो जी, बुक वैल्यू हमारी कितनी हो गई? बुक वैल्यू हमारी अगर देखते हैं एज ऑन 1 Jan 2018 मेरा कितना आ गया? 5 लाख रुपीज का आ गया। 5 लाख रुपीज का बुक वैल्यू आ गया। चलो जी, फिर नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है? बुक वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 31 December 2018। तो बुक वैल्यू एज ऑन 31 December 2018। तो बच्चे अब क्या हुआ? 1 साल बीत गया, हमने 1 साल मशीन यूज कर दी है, तो मेरी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 50,000 रुपीज में डेप्रिशिएट कर दूंगा। तो 5 लाख रुपीज की वैल्यू थी ओरिजिनल जब मैं खरीद के लाया था, और 50,000 रुपए मैंने क्या करा? डेप्रिशिएट कर दिया। 1 साल मैंने यूज करा तो उसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 50,000 रुपीज। तो मेरी कितनी वैल्यू निकल के आई? 4,50,000 रुपीज की मशीन की वैल्यू निकल के आई, बुक वैल्यू निकल के आई। कब? 31 December 2018 में। अच्छा जी बच्चे, अच्छा। तो सर 31 दिसंबर को जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो कितनी है? 4,50,000 रुपीज। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि नेक्स्ट ईयर, मतलब बुक वैल्यू ऑफ मशीन
ऑन 31 दिसंबर 2019 भी बता दीजिए, 2019 31 दिसंबर को बता दीजिए। तो चलो बच्चे इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा पार्ट है बुक वैल्यू ऑफ मशीन, बुक वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो बच्चे जो मेरी ओपनिंग वैल्यू थी करंट ईयर की, वो कितनी होगी? 4,50,000 रुपीज की। और फिर से मैंने क्या करा, पूरे साल मशीन को यूज करा, तो उस पर क्या करूंगा? डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा। और डेप्रीसिएशन में पहले से ही निकाल के रखा हुआ है 50,000 रुपीज का। तो मेरा कितना आ गया बुक वैल्यू ऑफ मशीन? 4 लाख रुपीज। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन कितनी आ गई मेरी? 4 लाख रुपीज। सर हाँ बच्चे, हाँ बताओ क्या होगा? सर हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो चलो बच्चे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, अपने अगले एग्जाम्पल के लिए बढ़ते हैं। सर आज आप बता दीजिए कि आप कितने एग्जाम्पल्स कराएंगे। बस बच्चे करते रहो, यही जीवन है। चलो जी नेक्स्ट एग्जाम्पल को नोट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2018 कॉस्ट ऑफ मशीन्स परचेज्ड is rupees 10 lakh. कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज इज रुपीज 10 लाख। और जो डेप्रीसिएशन दे रखा है, डेप्रीसिएशन जो दे रखा है वो कितना है? 20% पर एनम। डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है? 20% पर एनम। और क्या दे रखा हुआ है कि हमें क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 2018। हमसे क्या कह रखा है कि हमें वैल्यू ऑफ मशीन निकालनी है एट द एंड ऑफ 2018। तो बच्चे अब सर इस क्वेश्चन में तो हमें लाइफ बताई नहीं गई है। तो बच्चे लाइफ नहीं बताई गई है तो क्या दिक्कत है? हमें रेट तो दे दिया। हमें अगर रेट मालूम है, डेप्रीसिएशन का रेट मालूम है, तो क्या हम लोग डेप्रीसिएशन नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो चलो रेट के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। या तो हम लोगों को क्या करना होगा, अगर लाइफ दे रखी है और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है तो हमें क्या करना है? लाइफ के बेसिस पे डेप्रीसिएशन निकालना है। अगर रेट दे रखा है तो हमें रेट के बेसिस पे डेप्रीसिएशन निकालना है। तो चलो डेप्रीसिएशन निकालते हैं। तो डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? अगर मैं डेप्रीसिएशन निकालता हूं तो 20% पर एनम, 20% पर एनम दे रखा हुआ है। तो जो मेरी मशीन की वैल्यू थी वो कितनी थी? 10 लाख रुपीज। और जो मेरा डेप्रीसिएशन है वो कितना है? 20%। 10 लाख रुपीज का 20% कितना निकल के आ जाएगा? 2 लाख रुपीज। ठीक है, 2 लाख रुपीज का मेरा क्या आ गया? डेप्रीसिएशन आ गया। तो मेरा कितना डेप्रीसिएशन है? मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है? मैंने मशीन से बेनिफिट कितना लिया है करंट ईयर में? कितना लिया है? 2 लाख रुपीज का। ठीक है, 2 लाख रुपीज का मैंने बेनिफिट लिया है ड्यूरिंग द करंट ईयर फ्रॉम द मशीन। तो ये मेरा क्या हो गया? बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। तो वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 31 दिसंबर 2018 कितनी आ जाएगी? हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 10 लाख रुपीज की। 10 लाख रुपीज की मेरी क्या थी? ओरिजिनल वैल्यू। और अगर उससे मैं 2 लाख रुपीज डिडक्ट कर दूं, डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं, तो जो मेरी एंड में वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू मेरी ईयर एंड में आएगी, वो कितनी आएगी? 8 लाख रुपीज। ठीक है, 8 लाख रुपीज। सर हाँ जी बच्चे, हाँ सर हमें ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। तो चलो बच्चे हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो चलो जी बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर जो भी हो पीछे से देख के नंबर लिख लेना। मेरे को शायद आई थिंक 15th नंबर है। ठीक है, 15th नंबर होना चाहिए। तो नोट करते हैं हम लोग। ऑन 1 Jan Ram invested rupees 20 lakh. He again invested rupees 5 lakh in the business. He again invested rupees 5 lakh in the business.
he withdrew rupees 10,000 per month. He withdrew rupees 10,000 per month from the business for household expenses. He also paid rupees 2,000 per month as rent. 2,000 rupees per month as rent for his personal residence. He also paid rupees 25,000 as tuition fees for his children. He also gifted DVD of rupees 10,000 to his friend. He also purchased car for the business. Calculate opening capital, additional capital, total drawings, capital at the end. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा हुआ है कि राम इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख इनटू द बिजनेस. ठीक है, राम इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख इनटू द बिजनेस. ही अगेन इन्वेस्टेड रुपीज 5 लाख इन द बिजनेस. तो जैसे कि हमें क्या पूछ रखा है, ओपनिंग कैपिटल. अगर मैं ओपनिंग कैपिटल देखूं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओपनिंग कैपिटल. जो मैं सबसे पहली बार इन्वेस्टमेंट करता हूं, जो मेरे ईयर के बिगिनिंग का जो कैपिटल होता है, वो क्या होता है, मेरा ओपनिंग कैपिटल होता है. मेरा ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, ईयर के बिगिनिंग का जो कैपिटल है, जो मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करता हूं, किसमें, बिजनेस में. जैसे कि मैंने कैपिटल बताया था, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस. ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, या फिर क्लेम ऑफ द ओनर इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलते थे, कैपिटल बोलते थे. तो ओपनिंग कैपिटल अगर मैं निकालूं, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियली बिगिनिंग का जो कैपिटल था, वो हमारा क्या है, ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल मेरा कितना निकल के आएगा, ओपनिंग कैपिटल जो मेरा आया 2 लाख रुपीस का. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मेरा कितना आया, 2 लाख रुपीस का. फिर मेरे को क्या दे रखा है, एडिशनल कैपिटल मेरे को निकालना है. तो एडिशनल में मैंने कितना करा है, एडिशनल कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट करा है, वो मैंने कितना करा है, जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्ट करा है, एडिशनल कैपिटल, वो दे रखा हुआ है 5 लाख रुपीस का. ठीक है, 5 लाख रुपीस का मैंने क्या करा है, एडिशनल कैपिटल कर रखा है बिजनेस में इन्वेस्ट. 5 लाख रुपीस का मैंने क्या करा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में. तो भाई मेरा ये एडिशनल कैपिटल आ गया. जो मेरी टोटल ड्राइंग्स हैं, वो कितनी है, टोटल ड्राइंग्स कितनी दे रखी हुई हैं. तो टोटल ड्राइंग्स मेरी क्या होती थी, ड्राइंग्स मेरी पहले क्या होती थी, जो भी हम लोग खर्चे अपने पर्सनल नेचर के, अपने जो घर के खर्चे, जो हमारे पर्सनल नेचर के खर्चे हैं, जो हमारे घर के खर्चे हैं, वो अगर हम लोग बिजनेस से मीट आउट कर रहे हैं, बिजनेस के पैसे से अगर कर रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस की क्या है, ड्राइंग्स है. जो भी हमारा प्रोप्राइटर अपने घर के खर्चे, अपने पर्सनल लेवल के खर्चे, अपने पर्सनल नेचर के खर्चे अगर वो बिजनेस से कर रहा है, तो वो मेरे बिजनेस की क्या है, ड्राइंग्स है. तो चलो जी ड्राइंग्स निकालते हैं. तो टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू
तो क्या दे रखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो हमारा प्रोपराइटर है उन्होंने क्या करा, राम जी ने क्या करा, 10,000 रुपीज पर मंथ निकाले हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के लिए। तो 10,000 पर मंथ का मतलब 10,000 इंटू 12 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। ही ऑल्सो पेड ₹2,000 पर मंथ एज रेंट फॉर हिज पर्सनल रेसिडेंस। तो मतलब 2,000 रुपए का और पर मंथ का खर्चा है, 2,000 रुपीज पर मंथ का और खर्चा है क्या, रेंट का। प्लस क्या दे रखा हुआ है, ही ऑल्सो पेड 25,000 एज ट्यूशन फीस। जो हमारे अपने बच्चों के लिए जो फीस पे कर रहा है वो भी कोई बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है। जो बच्चों के लिए जो फीस पे कर रहा है वो बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना। तो 25,000 रुपए जो ये पे करें ट्यूशन फीस के, तो 25,000 रुपए क्या करें ट्यूशन फीस के पे कर रखे हैं, वो भी उसका क्या है, पर्सनल नेचर का खर्चा है, वो भी हमारे बिजनेस की ड्राइंग है। प्लस he also gifted DVD of ₹10,000 to his friend. He also gifted DVD of ₹10,000 to his friend. तो जो डीवीडी प्लेयर दे रहा है, डीवीडी प्लेयर जो अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर रहा है, जो भी डीवीडी या डीवीडी प्लेयर अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर रहा है वो उसका क्या है, पर्सनल लेवल का एक्सपेंस है, ठीक है, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का और ड्राइंग्स हो गई। तो टोटल ड्राइंग्स अगर मैं देखूं इन सबको ऐड करता हूं तो 1,20,000 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 10, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये मेरा आता है 1,79,000 रुपीज की मैंने टोटल ड्राइंग्स करी है ड्यूरिंग द ईयर। मैंने टोटल ड्राइंग्स कितनी कर रखी है, टोटल ड्राइंग्स कितनी कर रखी है, 1,79,000 रुपीज की, ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो इसमें लिख रखा है कि ही ऑल्सो परचेज कार फॉर द बिजनेस। तो इसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन ही नहीं है। इन्होंने क्या करा, कार को परचेज करा, वो भी अपने बिजनेस के लिए परचेज करा। इसमें नो डाउट मैंने अमाउंट नहीं दे रखा है, इंटेंशनली मैंने अमाउंट नहीं दे रखा है क्योंकि आपको परेशान करना था मेरे को। तो इस लाइन से हमें कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ठीक है, हमें इस लाइन से कोई भी मतलब नहीं है। हमारा जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, टोटल ड्राइंग्स और कैपिटल एट द एंड। तो कैपिटल एट द एंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैपिटल एट द एंड निकालने के लिए, कैपिटल एट द एंड अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल में मैं एडिशनल कैपिटल ऐड कर दूं, एडिशनल कैपिटल ऐड कर दूं, ठीक है, और मैं अपनी ड्राइंग्स माइनस कर दूं ड्यूरिंग द ईयर जो भी करी है, और जो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न किया वो मैं ऐड कर दूं। तो मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल एट द एंड। और क्या हुआ है इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ भी प्रॉफिट नहीं दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं दे रखा है। तो ओपनिंग कैपिटल मेरे को पता है कितनी, 2 लाख रुपीज की है। एडिशनल कैपिटल जो दे रखी है, एडिशनल कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीज की है। और जो मेरी ड्राइंग्स है 1,79,000 रुपीज की। तो मेरा कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर मैं माइनस करता हूँ 7 लाख माइनस 1,79,000, तो ये मेरा निकल के आएगा 5,21,000 रुपीज, ठीक है, 5,21,000 रुपीज का मेरा क्या आ गया, कैपिटल एट द एंड आ गया। सर हाँ जी बच्चे बताओ क्या हो गया। सर हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो चलो बच्चे हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सर बता दीजिए कि आप हम लोगों को कितने एग्जाम्पल्स करवाएंगे। तो बच्चे बस कुछ क्षण और कुछ देर और, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16। तो चलो बच्चे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 को डिस्कस कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 16, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू मेरे को निकालना है। मेरे को क्या क्या दे रखा हुआ है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स जो मैंने कर रखी है वो कर रखी है 8 लाख रुपीज की। क्रेडिट सेल्स जो करी है वो कितनी करी है, 3 लाख रुपीज की। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप जो करा वो है 40,000 रुपीज का। अच्छा बच्चे एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर मैंने इसको 20 लाख रुपीज लिखवा दिया है तो इसको प्लीज 2 लाख रुपीज कर देना, शायद मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो ये आप लोग इसको अगर 20 लाख लिखा है तो आप लोग इसको 2 लाख कर लीजिएगा, ठीक है। चलो जी, सेल ऑफ स्क्रैप कितना है, 40,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,000 है।
30,000 है। सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन कितना है? 20 लाख, 20 लाख। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर कितना है? 7 लाख, ठीक है, 7 लाख। तो चलो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? टोटल रेवेन्यू निकालना है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हमारा क्या होता था? रेवेन्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो हमें बिजनेस में रेवेन्यू में रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं, हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं, जो हमारी बिजनेस की रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, जो हमारी बिजनेस के डे टू डे बिजनेस में जो हमें रिसिप्ट्स होती हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। डे टू डे बिजनेस में हमें क्या निकालना है? इसमें रेवेन्यू निकालना है अपने बिजनेस का, ठीक है, रेवेन्यू निकालना है। तो अगर मैं देखूं तो मेरा क्या है? सेल ऑफ मशीन और सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ मशीन और सेल ऑफ फर्नीचर मेरा क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अपने रेवेन्यू के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। जो हम लोग अपने बिजनेस का रेवेन्यू निकालेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल रिसिप्ट्स को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब सेल ऑफ मशीन और सेल ऑफ फर्नीचर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, क्या हो जाएगा? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मेरी टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी? 8 लाख, 3 लाख की मेरी क्या है? क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। 8 लाख की मेरी कैश सेल्स है और 3 लाख मेरी क्रेडिट सेल्स है। टोटल सेल्स क्या है? 11 लाख रुपीस, ठीक है। टोटल सेल्स मेरी क्या हो गई? 11 लाख रुपीस, ठीक है। टोटल सेल्स मेरी कितनी हो गई? 11 लाख हो गई। प्लस मैंने क्या करा है? सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है, जब हम लोग मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जब हम लोग कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो हमारा रह जाता है, एक्स्ट्रा चीजें रह जाती है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, जो कतरन रह जाती है, जो हमारा एक्स्ट्रा, जो हमारा मटेरियल कोई और काम पे यूज नहीं हो पाता है, जो हमारा वेस्ट निकलता है, उसको हम लोग क्या बोल देते थे? स्क्रैप बोल देते थे। तो सेल ऑफ स्क्रैप जो मैंने करी है वो कितनी है? 40,000 रुपीज, क्योंकि ये भी हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो भी मेरे बिजनेस के लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो चलो जी, कितना हो गया? टोटल रेवेन्यू अगर मैं निकालता हूं तो 11,70,000 रुपीज का मेरा क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू। सर हाँ जी बच्चे बोलो, हाँ क्या हुआ? तो सर हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो चलो बच्चे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो चलो इसके बाद मेरे साथ आप लोग क्या करो? एक नोट लिखो, ठीक है, एक नोट लिखो, और इस नोट को लिख के हम लोग आज की क्लास यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है। मेरे को करीबन 2 से 3 एग्जांपल्स और करवाने हैं, बट आई थिंक आज की क्लास इतनी लंबी काफ़ी है, क्योंकि मैंने इतने एग्जांपल करवा लिए। और एग्जांपल शायद आप लोग अभी के लिए डाइजेस्ट ना कर पाओ आज के लिए, तो हम लोग आज इतने ही एग्जाम्पल्स करते हैं। मेरे को 2 से 3 एग्जाम्पल्स और कराने हैं, तो कुछ चलो ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लो, इसको भी जरा सा 2 मिनट का है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। तो चलो जी, नोट करते हैं। गुड्स रेवेन्यू, जो हमारे बिजनेस के रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ से अराइज होते हैं? एक तो अगर हम लोग गुड्स में डील करते हैं तो गुड्स से अराइज होते हैं, और अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि मैं सीए हूँ, तो जैसे मैं सीए हूँ और एक मैं एज अ टीचर वर्क कर रहा हूँ, मैं एज अ फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ, मैं एज अ लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं अपनी एजुकेशन आपको इम्पार्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या है? सर्विसेज है। तो रेवेन्यू हमें 2 तरीके से अराइज हो सकता है। एक हो सकता है कि गुड्स के सेल करी, गुड्स जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ मैं या फिर प्रोडक्शन करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? गुड्स का सेल कर रहा हूँ। गुड्स के सेल पे जो भी रेवेन्यू अराइज होगा वो भी मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है, और सर्विसेज को अगर मैं दे रहा हूँ, अपने सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ क्लाइंट्स को, तो वो भी मेरा क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो चलो जी, लिख लेते हैं इसके नीचे। इफ goods have been sold, it means revenue has been earned। अगर मैंने गुड्स बेच दिए हैं, इसका मतलब ये है
कि मैंने रेवेन्यू अर्न कर लिया। इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। इट डज नॉट मैटर वेदर, इट डज नॉट मैटर वेदर कैश हैज बीन, whether cash has been received or not, it does not matter whether cash has been received or not। चलो जी पहले सर्विसेज के बारे में भी लिख लेता हूं। if services has been rendered, if services has been rendered, if services has been rendered, it means income, it means income has been earned, it means income has been earned। It does not matter, it does not matter, it does not matter whether cash has been received, whether cash has been received or not, ठीक है। it does not matter whether cash has been received or not। तो मैंने क्या लिखा है, अगर मैंने किसी को गुड्स सेल ऑफ कर दिया, अगर मैंने किसी को गुड्स बेच दिए, ठीक है, मैंने उसको सेल कर दिया, तो वो क्या होगा, मेरा रेवेन्यू अराइज हो जाएगा। अगर मैंने किसी को सेल कर दिया तो मेरा क्या होगा, रेवेन्यू अराइज हो जाएगा। वेदर मेरे को कैश में पैसा मिला है कि नहीं मिला है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर मेरे को कैश में मिला है कि नहीं मिला है। अगर कैश मिल गया तो भी अच्छी बात है, अगर मेरे को कैश नहीं मिला है तो मैंने क्या करा, क्रेडिट पे सेल करी है। क्रेडिट पे सेल करते तो हमारे डेटर्स अराइज हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमने गुड्स को बेच दिया तो वो मेरे लिए सफिशिएंट है कि मैंने क्या करा, अपना रेवेन्यू अर्न कर लिया, वेदर हमें कैश मिला है कि नहीं मिला है। सिमिलरली इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दिया, अगर मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, तो आई डोंट केयर कि मेरे को पैसा मिला है कि नहीं मिला, आई डोंट केयर कि पैसा मिला है कि नहीं मिला, मेरी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू अराइज हो जाएगा, ठीक है। अगर सर्विसेज रेंडर कर दिए, इट मींस इनकम हैज बीन अर्न्ड। इट डज नॉट मैटर वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, ठीक है। मेरे को मतलब नहीं है कि मेरे को कैश रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, दोनों के केस में, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, ठीक है। तो चलो जी आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं और मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 एग्जांपल्स और करना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ साथ हमारा क्या होगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था वो हमारा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें मेरे को डिस्कस करनी थी। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी, ठीक है, बहुत सी बेसिक चीज़ें मैंने आपसे क्या करा है, डिस्कस कर चुका हूँ, और बस 1-2 एग्जाम्पल्स और मेरे को करना है। उसके बेसिस में और मैं जो चीज़ें मेरे को डिस्कस करनी वो आपसे डिस्कस कर लूंगा, तो हमारा बेसिक टर्म्स भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अपने जो नेक्स्ट चैप्टर उसके तरफ बढ़ेंगे, जिसका क्या नाम होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ठीक है। ये चीज़ें फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर देंगे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे। होप सो नेक्स्ट लेक्चर में शायद खत्म भी हो जाए, शायद ना भी हो, तो हमें अपने उसके नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ फिनिश कर लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को 2 लेक्चर्स और लगेंगे थ्योरी में, अप्रोक्सीमेटली लगभग मेरे को 2 लेक्चर्स और लग सकते हैं थ्योरी में। तो जब भी मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि मेरे को 5 से 6 क्लासेस आपको थ्योरी में चाहिए, मेरे को 5 से 6 क्लासेस आपकी चाहिए, जिससे कि मैं क्या करूं, आपका बेस बना सकूं प्रैक्टिकल में जाने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली आज हमारी 4थी क्लास थी, 4th क्लास थी, वो आज खत्म होने को आ गई है, ठीक है, 4th क्लास खत्म होने को आ गई है। तो आई बिलीव 1 से 2 क्लासेस का टाइम और चाहिए मेरे को, 1 से 2 क्लासेस का टाइम और चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या कर सकेंगे, अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जा सकेंगे, ठीक है। तो चलो जी आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग इसी के आगे से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो अपने नेक्स्ट टर्म में हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहीं से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल करके ये चैप्टर फिनिश ऑफ कर देंगे। तो चलो जी आज के लिए इतना, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू।